नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं या देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन सबको लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार की जानकारी हेतु वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाने का मकसद ये है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग अभी-अभी फ्रेशली इम्प्लीकेट हुए हैं जो नेट में, इंटरनेट में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कई तरह की ग्रीवेंसेस आती हैं उनके दिमाग में कि ये जो लॉ है 498 आईपीसी का ये क्यों बना है, ये माननीय जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसे क्वैश क्यों नहीं कर देता, ये निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है इस लॉ में। तो और ये लॉ में हम मतलब कई कई ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो लोग कहते हैं कि पीआईएल फाइल करते हैं माननीय हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इस लॉ को मतलब निरस्त कर देते हैं, इसे क्वैश करवा देते हैं। जैसे इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं घोषित कर देता है। तो और भी इस कई तरह के दिमाग में सवाल आते हैं और कई तरह के जो हैं ग्रुप्स बने हुए हैं वो इस बारे में डिस्कशंस भी करते हैं, खासकर जो सोशल नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जाहिर है उनकी ग्रीवेंसेस एकदम जायज़ है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो लॉ में काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और जब भी हम कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, कोई भी हम आर्टिकल लिखते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो उसका एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो पिछले ये सालों में, गत सालों में क्या-क्या इसके बारे में हुआ था और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या-क्या निर्णय दिए थे, इन सब का भी एक जानकारी एकत्रित करना बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, यही बताने की कोशिश की जा रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2005 में इसे लीगल टेररिज्म क्यों घोषित किया था। 498 को कहा गया है कि 498 को एक लीगल टेररिज्म जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो क्यों की गई थी। तो घोषित तो नहीं किया था, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी जो है वो लीगल टेररिज्म की जो है वो यूज़ की थी अपनी जजमेंट में। तो वो इस तथ्य को जानने के लिए, इस जजमेंट को हम बारीकी से जानना बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम जो ये इतिहास है, जो वो इतिहास ये कहता है कि सन 1983 में लेजिस्लेशन बना था 498 का, जो कि बनाया गया था वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए शील्ड के तौर पे। जो लोग वुमेन्स हरास होती थी या फिर डाउरी डेथ्स की जो केसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे, तो उसको अंकुश लगाने के लिए ये लॉ की जो लॉ जो है इंसर्ट किया गया था, जो एक पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, फिर ये इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट किया गया था लॉ। तो समय बीतता गया, फिर इस लॉ के यूज़ के साथ साथ अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा। फिर अब इंटरनेट फैला, इंटरनेट से सोशल नेटवर्किंग साइट्स आई, काफ़ी ज़्यादा धड़ल्ले से भी मिसयूज़ होने लगा। आज की डेट में अगर क्राइम ऑफ इंडिया 2012 का स्टैटिस्टिक्स देखो तब माननीय अरनेश कुमार की जो जजमेंट थी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी गहरी चिंता व्यक्त की थी। और इसके बाद भी सब्सिक्वेंट जजमेंट्स आई, राकेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट आई। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस बनाई, तो उस गाइडलाइंस के बनाने के बाद जो है एक माननीय 3 बेंच की जो जजेस थे उन्होंने गाइडलाइंस में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो वो इसके मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो सारे वीडियोस सब मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब जो इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये जजमेंट जो लेकर आया हूँ वो है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की ये जजमेंट है, ये केस टाइटल है। ये रिट पिटीशन नंबर 141/2005 जो 2005 में फाइल की गई थी, सीधा डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल की गई थी। जो लोगों की आज जो प्लानिंग, मतलब जो लोग ग्रुप्स में जो बातें कर रहे हैं कि पीआईएल फाइल करनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पहले जो पिछली जजमेंट्स आ चुकी हैं उनको भी एक बार बारीकी से देख लेना चाहिए कि आज की डेट में उनकी जो डिस्कशंस है कितनी वैलिड है, जो क्यों ऑलरेडी इसके ऊपर पहले से पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं। तो इस सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट
सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रिट पिटीशन फाइल की गई थी, सीधा डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल की गई थी। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक किया गया था। इसमें क्या हुआ था, देखिए इस जजमेंट में लिखा है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक किया था। प्रेयर क्या मांगी थी कि 498 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाए, जो जिसकी वजह से इनोसेंट पर्सन्स हैं विक्टिमाइज ना हो बाय सम अनस्क्रूपलस पर्सन्स जो कि फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं। ये प्रेयर लगाई थी कि जो अनस्क्रूपलस पर्सन्स हैं जो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं उसकी वजह से इनोसेंट पर्सन सफर करते हैं। तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्वोक किया गया और प्रेयर मांगी गई कि जो है लॉ 498 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस ट्रीट कर दिया जाए। तो और फिर आगे देखिए, फिर दूसरी प्रेयर ये मांगी गई थी। प्रेयर ये थी, उसमें ये लिखा गया था कि एलिगेशंस लगाई थी कि एनी कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट एलिगेशंस made regarding commission or offense under section 498 are unfound, stringent action should be taken against the person making the allegations। एक प्रेयर होल्ड मांगी गई उस पिटीशन में कि अगर कोर्ट को लगे कि जो भी कोई 498 की केस कंप्लेंट लगाता है और उस 498 की कंप्लेंट में कोई मतलब झूठी मतलब कोई एक्शन जो एलिगेशंस जो हैं वो ट्रू नहीं पाई जाती हैं, तो उस एलिगेशन तो फिर उस पर्सन के अगेंस्ट भी जो है वो स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक प्रेयर मांगी गई थी। प्रेयर तो देखिए जायज थी, लेकिन आगे फिर लिखा कि पेटिशनर would discourage persons coming to the courts। फिर उन्होंने बताया कि इसकी वजह से अगर ऐसी स्ट्रिक्ट एक्शंस अगर लिया जाएगा कुछ अनस्क्रूपलस पर्सन्स के खिलाफ, तो फिर क्या होगा कि जो लोग हैं इससे जो लोग फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं उनको उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, जो कि अनक्लीन हैंड्स के साथ अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आते हैं कोर्ट में। तो ये अगर कोर्ट्स एक्शन लेगी उन लोगों के लिए तो ये उन लोगों को डिस्करेज किया जाएगा कि जो लोग फॉल्स एलिगेशन के साथ अल्टीरियर मोटिव्स के साथ कोर्ट्स में अप्रोच करते हैं। फिर आगे बताया कि सेवरल इंस्टेंसेस बताए थे कि अंडर 498 आईपीसी हैव बीन फाइल्ड, कई एग्जांपल्स बताए गए कि जो फाइल किए गए विद ऑब्लिक मोटिव्स के साथ, जिसकी ताकि हरास किया जा सके हस्बैंड और इन लॉज और रिलेटिव्स को। तो फिर बाद में लिखा प्रोसिक्यूशन मतलब पिटिशनर ने और सबमिशन और बताया उन पिटिशन में कि प्रोसिक्यूशन नहीं होता इसकी वजह से उन केसेस में, बल्कि ये प्रोसिक्यूशन होता है, मींस हरासमेंट होती है। प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन होता है। फिर काफी डिसीजंस भी जो थे, जो माननीय सिंगल जज हाई कोर्ट के एक जजमेंट आई थी रमेश कुमार, सवित्री देवी वर्सेस रमेश कुमार की जो जजमेंट थी उसका भी रिलायंस दिया गया था इस जजमेंट पे। वो जो जजमेंट थी वो हम किसी अलग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो उसमें उस जजमेंट का भी इन्होंने रेफरेंस दिया था। तो और फिर जो जजमेंट थी सावित्री देवी वर्सेस, देखिए ये जजमेंट कौन सी थी एक मिनट देख लेते हैं। सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद की जजमेंट थी। इसको जो है इस जजमेंट का रिलायंस दिया गया था। अगर जो मैंने कुछ वर्डिंग्स में गलती कर दी हो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। करेक्ट जजमेंट जो थी सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद की जो जजमेंट थी उस पे जो रिलायंस दिया गया था। तो फिर इसके बाद ये बताया कि जो क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि अक्यूजर्स जो हैं वो ज्यादा फॉल्ट में है रेदर देन द अक्यूज्ड। और फिर जो पर्सन जो हैं जो एक्यूजिशन लगाते हैं, मतलब जो आरोप लगाते हैं, उनको एडवांटेज मिलता है, सिंपैथी बटोरते हैं, क्योंकि ये जो डाउरी टॉर्चर से रिलेटेड एलिगेशंस लगाते हैं तो इससे कोर्ट से उनको सिंपैथी बटोरते हैं। तो ये ऐसा पिटिशनर्स ने अपने पिटिशन में मेंशन किया था। फिर कोर्ट ने 498 का प्रोविजंस को एनालाइज किया। फिर सेक्शन 113 बी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का था उसको एनालाइज किया। फिर उसके बाद माननीय कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उसमें बताया कि 3606 के ऊपर कमेंट किया और 498 के ऊपर कमेंट किया। और फिर इन्होंने बताया कि ये वेल सेटल्ड है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ डज नॉट
इनवैलिड द लेजिस्लेशन। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो लॉ अब्यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेशन जो है उसे इनवैलिडेट किया जा सके। तो साथ में बताया कि मस्ट बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कंट्री इज प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर लॉ वुड बी डन नॉट विद द ईवल आई एंड द अनइक्वल हैंड। तो फिर उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, जो एक जजमेंट थी उसका रेफरेंस देके उन्होंने कोट किया कि जो लॉ अगर कोई मिसयूज हो रहा है, जो अगर कोई लॉ जो है अब्यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेशन इनवैलिडेट हो जाए। जो इससे पहले भी जो जजमेंट्स आई थी उस सब का रेफरेंस दिया, जो कि 1956 की जो के आसपास की जो जजमेंट थी। फिर दूसरी जजमेंट्स बताई 1955 की थी। उन्होंने बताया कि प्रोविजन ऑफ लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो जाता, बट इट मे लैंड्स टू contention was raised that a provision law may not be discriminatory, but it may lend itself to the abuse, bringing about a discrimination between the persons similarly situated. The courts replied that contention holding that on the possibility of the abuse of the provision of the authority, the legislation cannot be held arbitrary or discriminatory and violative of the Article 14 of the Constitution. कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं कि अगर लॉ जो है वो अब्यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ जो है आर्बिट्रेरी हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया और आर्टिकल 14 को वायलेट करने वाला हो गया। तो ये देखिए जो जजमेंट्स जो थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो जजमेंट्स थी, जो भी ओपिनियन देती है वो प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे देती है। जो प्रेसिडेंट्स थे, जजमेंट्स आ चुकी थी 1956 की और 1955 की जो जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने रेफरेंस दिया और अपनी जो सब्सटैंशिएट अपनी ऑब्जर्वेशन देने से पहले उन सबको एनालाइज किया। तो फिर यहाँ पे बताया कि इंडिया और अमेरिका में वेल सेटल्ड है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है इंट्रा वायरस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड है, merely possibility of abuse of the power case would not makes the objectionable, ultra virus or the unconstitutional। तो आप बताया कि इंडिया और इवन अमेरिका में भी यही को मान्य है कि अगर इस ये वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर कोई लॉ जो है वो इंट्रा वायरस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है और कि अब्यूज होने की वजह से ये नहीं कि वो लॉ जो है ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, जहाँ अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, जहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये सारी जजमेंट्स का उन्होंने रेफरेंस दिया। तो फिर उसके बाद फिर जो सावित्री देवी की जो जजमेंट थी उसका जो ये सावित्री देवी की जो जजमेंट थी ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पास की थी। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने काफी अच्छी काफी ऑब्जर्वेशंस दी थी रिगार्डिंग द अब्यूज ऑफ द लॉ के ऊपर कि जो 498 का जो लॉ का है काफी अब्यूज हो रहा है। तो उसके लिए एक काफी ज्यादा जजमेंट्स में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। तो उस जजमेंट के लिए भी ये आगे उन रेफरेंस दिया। उस रेफरेंस के ऊपर तो कोर्ट ने कहा कि उसमें क्या ऑर्डर आया था, उसमें यही बताया था कि जो डिले कंडोन कर दी थी, मींस जो वुमेन के अगेंस्ट दी गई थी तो फिर डिले कंडोन कर दी थी, लेकिन साथ में बताया था कि जो पैराग्राफ 23 से लेकर 32 थी जो जजमेंट की, वो हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या था, काफी ऑब्जर्वेशंस लिखी गई थी। मैं कमेंट नहीं करता उसके क्या ठीक थी कि क्या गलती, लेकिन माननीय जो हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने काफी जजमेंट में कमेंट्स लिखे थे 23 पैराग्राफ से लेकर 32 पैराग्राफ्स तक। उन्होंने कहा था कि अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लर्नड सिंगल जज थे आउट टू बी हैव सीन सच ऑब्जर्वेशन दो मे एप्रोप्रिएट फॉर द सेमिनार्स और वर्कशॉप शुड हैव बीन अवॉइडेड एंड बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट ऑफ द कोर्ट जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माननीय जो सिंगल जज थे, मतलब लर्नड जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस दी थी वो हो सकता है एप्रोप्राइट हो जो सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करते हैं, लेकिन ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस को अवॉइड करना चाहिए अपनी खासकर जजमेंट पे। तो और फिर आगे बताया उन्होंने कि सच सम ऑफ द व्यूज आल्सो टच अबाउट द लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड विजडम ऑफ द लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ द असिस्टेंट्स व्हिच अकॉर्डिंग टू द सिंगल लर्नड जज needs to be taken into account। तो कुछ ऐसी ऑब्जर्व व्यूज थे जो कि लेजिस्लेचर्स को टच कर रहे थे और उनकी जो लॉ मेकर्स हैं उनकी विजडम को भी टच कर रहे थे। तो कोर्ट ने इसके बारे में थोड़ी सी अपनी डायरेक्शंस, मतलब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी उस जजमेंट पे जो सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद की जो जजमेंट थी उस पे जो अपील डाली गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। आगे फिर उन्होंने बताया कि देखिए अब जो इस केस की जो जजमेंट थी उसके ऊपर हम चलते हैं। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन दी थी, उसमें ऑब्जर्वेशन दी थी द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन इज टू प्रिवेंट द डाउरी
is prevention of the dowry menace, but it has rightly been contended by the petitioner. Many instances have come to light where the complaints are not bona fide and have been filed with the oblique motives. तो ऐसा क्लियर हो गया। इसमें यही चीज बताया कि पेटिशनर ने कई इंस्टेंसेस बताए कि जो लॉ जो बना था कि वो डाउरी मिनेंस के लिए बना गया था, कि रोकने के लिए, डाउरी मिनेंस को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन पेटिशनर की बात से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा इत्तेफाक रखा, कहा कि पेटिशनर ने राइटली कंटेंट किया कि कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जो कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बोनाफाइड नहीं होती, बल्कि एक मोटिव के साथ, ऑब्लिक मोटिव के साथ डाली जाती है। तो फिर आगे लिखा कि इन केसेस ऑफ एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड डज नॉट इन ऑल केस वाइप आउट द इग्नोमिनी सफरिंग ड्यूरिंग द प्रायर टू द ट्रायल। तो कहा कि कोर्ट से अगर वो बरी भी हो जाते हैं एक्यूज, तो फिर जो उन्होंने हरासमेंट फेस की है, जो ट्रायल की जो हरासमेंट फेस की है, वो ट्रायल्स की जो हरासमेंट से वो कभी उभर के नहीं आ सकते। और समटाइम्स क्या लिखा कि एडवर्स मीडिया कवरेज भी हो जाती है, एड्स टू द मिजरी। अब ये किसके बारे में इवेंट हुआ था, ये जजमेंट पास हुई थी 2005 में। अगर 2003 के अगर आपकी न्यूज देखेंगे तो काफी एक बार इवेंट हुआ था, मीडिया ने काफी कवरेज किया था, जिसमें एक इवेंट हुआ था। वो खैर इसमें डिस्कस करना ठीक नहीं है, लेकिन बाद में वो जो इवेंट हुआ था उसमें एक्विजिशंस लगाई थी, एक मतलब एक राइट के प्रपोज्ड जो ग्रूम के ऊपर, बाद में क्विटल हो गया था। वो बाद में निकला था कि मोटिव क्या कहते हैं, जो कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दी थी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट के लिए, तो वो एक मीडिया कवरेज का भी हो सकता है, कुछ उसके रिगार्डिंग में हो। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन थी हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं इस पे। लेकिन ये वो जो मैं अभी बताई बात, वो इस जजमेंट से कोई लिंक नहीं है। देखिए आगे क्या बताया। फिर उन्होंने बताया कि merely because the provision is constitutional, otherwise does not give a license to the unscrupulous persons to wreak personal vendetta or unleash harassment. कोर्ट ने कहा कि अगर ये प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रा वायरस है, ये लाइसेंस नहीं मिल जाता अनस्क्रूपलस पर्संस को कि आप इसका इस्तेमाल करें और हरास करें लोगों को, अपना बदले की भावना से यूज करें और लोगों को हरास करें। तो फिर आगे बोला कि इट मे बी नेसेसरी फॉर द लेजिस्लेचर टू फाइंड आउट द वे हाउ मेकर्स ऑफ द फ्रिवलेस कंप्लेंट्स और एलिगेशन कैन एप्रोप्रिएटली डील विद। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेजिस्लेचर का काम है कि आके डिसाइड करे, कुछ तरीका ढूंढे कि जो झूठी कंप्लेंटें फाइल की जा रही हैं, फ्रिवलेस कंप्लेंट्स बनाई जा रही हैं, उस कंप्लेंट जो फ्रिवलेस एलिगेशंस को किस तरह से डील किया जाना चाहिए। तो ये लेजिस्लेचर का काम है। तो अब फिर आगे बोला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिल देन कोर्ट विल हैव टू टेक द सिचुएशन विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। जो कोर्ट को तो अभी तक जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है वहां पे देखना है, और ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक आउट द रूट्स ऑफ द डाउरी मीनेंस but by the misuse of the provision of new legal terrorism। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड यूज हुआ, but by the misuse of the provision a new legal terrorism can be unleashed। तो ये वर्डिंग्स थे। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, कहा कि मिसयूज होने की वजह से एक न्यू लीगल टेररिज्म जो है वो अनलीस्ड हो गया है। तो फिर आगे बताया फिर कि प्रोविजंस इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज ए शील्ड एंड नॉट अससेंस ऑफ वेपन। देखिए बार बार वही चीज आ रही है कि ये प्रोविजन जो बनाया गया था वो एक शील्ड के तौर पर बनाया गया, ना कि इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। फिर बाद में बताया कि इफ क्राई ऑफ वुल्फ इज मेड टू ऑफन and prank assistance and protection may not be available when actual wolf affairs। वही हिसाब हो गया कि जी भेड़िया है वाला जो एक जो लोग जो क्या कहते हैं, एक इडियम बनी हुई है कि एक्चुअली में जिस दिन वुल्फ आएगा तब प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी अगर सब लोग ही मिस यूज करने लगेंगे प्रोविजन को। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक इडियम के ऊपर वर्ड लिखा है कि इफ क्राई फॉर द वुल्फ इज मेड too often as a prank assistance and protection may not be available when actual wolf appears। तो इससे वजह से ये होगा कि जो एक्चुअल जब वुल्फ आएगा तब फिर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। अगर कोर्ट हर कंप्लेंट को ऐसे ही फ्रिवलेस समझने लगेगी तो फिर यही होगा जो जिन लोग वाकई सफर कर रहे हैं वो लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो फिर यहाँ पर लिखा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड कोर्ट्स causally dealing with the allegations। They cannot be following a straitjacket formula in the matter relating to the dowry, torture and the cruelty। Sorry for the interruption। फिर ये जी बताया कि
जो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि जो मैटर रिलेटिंग टू डॉवरी टॉर्चर, डेथ्स एंड द क्रूएल्टी। तो साथ में ये बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि इट कांट बी लूज साइट ऑफ द अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरी लीगल सिस्टम is to arrive at truth, punish the guilty and protect the innocent. There is no scope for the preconceived notion or view. It is strenuously argued by the petitioner that the investigating agencies and courts start with the presumption that accused persons are guilty and the complaint is speaking the truth. This is too widely available and generalized statement. Certain statutory presumptions are drawn which again are reputable. It is to be noted that the role of the investigating agencies and the court is that of the watchdog and not the bloodhound. तो ये उनकी जो सबमिशंस थी कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं इत्तेफाक रखा। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट्स का जो रोल क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का क्या रोल है, वो उसके ऊपर उन्होंने अपनी कमेंट्स दिए। फिर साथ में बताया कि इट इज इक्वली इंडिस्प्यूटेबल दैट इन मैनी केसेस नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल एंड कोर्ट हैव टू एक्ट ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस while dealing with cases the law laid down relating to the circumstantial evidence has to be kept in view। आगे फिर दूसरा एक चीज बताई, उन्होंने कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाएगी जो सर्टेन मैटर्स पे। तो फिर पिटिशनर ने कहा फिर अगर जो पिटिशनर को अक्यूज्ड बनाया जाता है तब वैसे केसेस में सर्टेन मैटर्स में सीबीआई की भी जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो फिर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं पाया गया है प्ली पे। अगर पिटिशनर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, ही कैन डू इन द ट्रायल इफ हेल्ड। अगर ट्रायल होता है तो आपने जो उसमें अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। तो रिट पिटीशन जो है वो उसी अकॉर्डिंगली डिस्पोज हो गई। तो मीन्स तो था कि जो भी प्रेयर लेकर आए, मतलब प्रेयर मांगी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं इस जजमेंट में, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं दी, ना ही कोई रिलीफ दिया इवन पिटिशनर को। जो रिलीफ के लिए आए थे, पहले रिलीफ मांगा गया था जैसे कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाए और अल्ट्रा वायरस कर दिया जाए, और दूसरा मांगा था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगेंस्ट दोस्त की जो लोग झूठी कंप्लेंटें फॉल्स कंप्लेंट्स डालते हैं, जिससे डिटरेंट रहे, जिससे डिस्करेज किया जाए पर्सन्स को जो लोग ऑब्लिक मोटिव्स के साथ पर्सन्स को हरास करते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि ये सारा का रूल जो है लेजिस्लेचर का है कि लेजिस्लेचर मींस कानून बनाए, और जो फ्रिवलेस कंप्लेंट्स हैं उसको किस तरीके से डील करना है, किस तरह से एंटरटेन करना है, डील करना है, तो तब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ लॉ को प्रोटेक्ट करना। तो मेनली और तीसरी बात एक निकल के आई कि जो लॉ अगर कोई अब्यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, और जो फिर उसके लिए ये क्या है कि प्रोविजन जो लेजिस्लेशन का काम है ये सब चीज़ों पे अपनी रेगुलेशन वो बनाए, लॉ बनाए, रूल्स बनाए, जो भी बनाए, लेकिन कोर्ट्स जो हैं वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। तो अब उम्मीद है कि ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा उन यंगस्टर्स के लिए जो लोग फ्रेशली अभी इम्प्लिकेट हुए हैं, या फिर काफ़ी लिटरेचर को जो सर्वे कर रहे हैं, इंटरनेट पे जजमेंट्स को देख रहे हैं। तो ये जजमेंट्स जो जजमेंट है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उनके जो डाउट्स को क्लियर करने के लिए कि PIL फाइल करना ऐसे केसेस में कितना हद तक हितकारी होगा। जस्ट बिकॉज अब इम्प्लीकेशंस हो गए हैं तो पूरा का पूरा लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना और या अल्ट्रा वायरस करना किस हद तक ठीक होगा, ये जजमेंट काफ़ी कुछ बता रही है। मेरी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, देखिए ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बेसिस पे आप अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। और चूंकि ये ऑलरेडी एक जो मतलब जो है रिट पिटीशन फाइल की जा चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना चुके हैं। और अगर कोई लोग जो हैं हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो उनका जो फेट क्या होगा, उनकी पिटीशंस का, या फिर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लॉ के ऊपर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो पिटीशंस का फेट क्या होगा वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए मैं ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लाया था शेयर करने के लिए।
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोज़ आपके समक्ष समय-समय पे आते रहें। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।